Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's video is about difference between distance and displacement. आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क, उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो फ़र्क है इसको समझना ज़रूरी है। इसको समझना ज़रूरी क्यों है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम किसी भी बॉडी की मोशन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं डीपली, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी वो कौन कौन सी हैं। चूँकि इसके अंदर किसी भी बॉडी की मोशन को समझने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं वो सबसे पहले आती है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर आती है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब जब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क, बुनियादी फ़र्क के बारे में नहीं पता होगा, तो फिर हम स्पीड और वेलोसिटी को नहीं समझ सकेंगे। क्योंकि स्पीड को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और वेलोसिटी को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बुनियादी फ़र्क के बारे में समझ आ जाएगी, तो फिर हम जो है ना उसके प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है। ग्राफ में जो है ना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो हमारे पास दो रास्ते हैं। पॉइंट ए ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट बी ये हमारा फाइनल पॉइंट है। अब इसको कोई भी समझ लीजिए घर है, आपने अपने घर से मस्जिद तक जाना है, या अपने घर से दुकान तक जाना है, अपनी घर से स्कूल तक जाना है, कहीं पर भी जाना है, ये आपके उस तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक कर्व रास्ता है और दूसरा डायरेक्ट पाथ है। अब ये जो कर्व्ड पाथ है इसको मैं कह देता हूँ कि ये जो ना एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ क्यों है? क्योंकि इस जो कर्व्ड पाथ है इसकी डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, तो इसको मैं कह देता हूँ ये एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ के अलावा इसको मैं कह देता हूँ ये क्या है, डिस्टेंस। इसको मैं कह देता हूँ डिस्टेंस होता है ये टोटल जो भी पाथ होता है, जो टोटल लेंथ होती है। अब जो सेकंड पाथ है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है वो क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम छोटा जो इतना छोटा रास्ता होगा उसको हम कह देंगे डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको समझ लेते हैं। अब जो डिस्टेंस होता है उसको मैंने क्या नाम दिया, एक्चुअल पाथ। और इसके दो जो है ना चॉइसेस हो सकती हैं। वो चॉइसेस कौन सी हो सकती हैं? मे नॉट बी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, स्केलर। क्योंकि वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड को होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर चूँकि डायरेक्शन नहीं है इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इफ़ इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, अगर ये स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा, जैसे ये स्ट्रेट डायरेक्शन है, फिर बिकम शॉर्टेस्ट पाथ। जब शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएगा तो फिर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि अगर ये स्ट्रेट एंड में मूव करेगा तो हम इसको कह देंगे डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी एम नॉट एल टी नॉट। अब हम इसका कंसेप्ट तो हमें इसका मिल गया। अब हम इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। कहना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। ये एमसीक्यूज आपको जो है ना ई कैट वगैरह में के या मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके लिए जो है ना हेल्प आउट कर सकता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है का जो ऑप्शन है वो कहता है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ ग्रेटर दैन 0 और इक्वल टू 1। अच्छा, इसको समझने के लिए देखें। फर्स्ट करते मैं कहता हूँ कि एक बॉडी है और ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और ये कर्व पाथ में मूव करती है। तो हमें अभी यहाँ पर मैंने बताया जो द स्ट्रेट लाइन जो थी उसको मैंने कह दिया था डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्टेंस। अब मैं अगर इनकी रेशियो लेता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब होगा 2 ग्रेटर देन 1। ये तो ग्रेटर 1 तो ट्रू हो गया। अब इक्वल वाला मैंने देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो तो जो डिस्टेंस कवर करते हो वो 1 मीटर है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी 1 होगा। तो अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके एम्पलीट्यूड के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि अल्फ़ा जो है ये ट्रू है। अब बीटा की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। इसमें क्या कह रहा है कि अगर एक बॉडी
मूव कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस है वो तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता। अच्छा, इसको समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो वो यहाँ से, मैं कहता हूँ कि वो यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करता है तो वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है। तो यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और उसका एंडिंग पॉइंट भी वही है। तो इसने जो टोटल इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि इसमें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि इसने जहाँ से मूव करना शुरू किया वो वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। अब इसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होगा वो इसका डिस्टेंस होगा, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 2πr के इक्वल। तो अब आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो उसका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। अगर डिस्टेंस जो ना वो ज़ीरो नहीं हो सकता वो फिर वो कितना होगा, वो होगा 2πr, यानी कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल। ठीक, अब नेक्स्ट यानी कि बीटा भी ट्रू होगा। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। इसमें क्या था, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी लेस देन 1, यानी कि वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो 1 से लेस नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन 1 में बताया था कि ये या तो 1 के इक्वल हो सकती है या ग्रेटर देन 1, यानी कि ये सी भी ट्रू, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट एमसीक्यू उसमें क्या कहता है कि फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड डिस्टेंस कवर इन अ कंप्लीट पीरियड ऑफ टाइम इज़, ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर जो हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं दो एक्सट्रीम को बनाता हूँ, तो उसमें ये एक्सट्रीम 1 और ये एक्सट्रीम 2। अब ये मैं कह देता हूँ कि मीन पोजीशन है। बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि वाइब्रेशन से क्या मुराद है। वाइब्रेशन से ये मुराद है कि एक बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट करे और वापस मीन पोजीशन की तरफ आए, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाए, और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आ जाए, तो ये एक मुकम्मल वाइब्रेशन होती है, टाइम पीरियड होता है। तो फॉर इसको यानी कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इसका एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से क्या है, ये ज़ीरो, तो ये दोनों का ए है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक बॉडी यहाँ से मीन पोजीशन से स्टार्ट करना शुरू करती है तो यहाँ तक मूव करती है, तो उसने डिस्टेंस जो कवर किया वो ए है, बिल्कुल ठीक। और वापस से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आई तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो ए, एम्पलीट्यूड ए। और वापस क्या, वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करती है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाती है, तो यहाँ तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या, ए एम्पलीट्यूड। और फिर वो वापस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आती है तो उसने डिस्टेंस जो एम्पलीट्यूड कवर, जो इसका वो होगा डिस्टेंस, वो क्या होगा, ए। तो इसने एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितने डिस्टेंस कवर किया, 1 2 3 4, 4 ए, यानी कि उसने जो कवर किया वो 4 ए के इक्वल है। तो चूंकि वो जिस पॉइंट से मूव करना उसने स्टार्ट किया था वापस उसी पॉइंट पर आ गई, तो इसका डिस्टेंस तो होगा लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो आपको बताया था इस एमसीक्यू के थर्ड ऑप्शन के अंदर कि एक बॉडी अगर मूव तो करेगी लेकिन उसका डिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये तो गलत है। उसके यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसका एम्पलीट्यूड बताना है, तो एम्पलीट्यूड ज़ीरो, ये भी गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।